आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ने तकरीबन 3 अरब रुपए कैश बरामद किया था। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में 5 अरब रुपए काले धन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये आंकड़े अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि हमारे चुनाव में, यानी कि चाहे आप लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, काले धन का कितना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और धन बल कितना प्रबल है। नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव पहली परीक्षा होंगे केंद्र सरकार की, जिसमें यह पता चलेगा कि वाकई में नोटबंदी का असर, यानी कि काले धन पर कसे गए नकेल का असर चुनाव पर पड़ रहा है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के चुनाव में धन बल का प्रयोग कम से कम होगा? अभी इस बार देखेंगे ना किससे लड़ते हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा कौन किसके साथ लड़ाई झगड़ा है। क्या यूपी चुनाव में धनबल का इस्तेमाल होगा? मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी इस सवाल का जवाब दे रही हैं। उनका मानना है कि यूपी में नोटबंदी का असर ऐसा होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसके पास काला धन है ये पता चल जाएगा। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, ये सब जानते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 3 अरब कैश बरामद किए गए। 2014 के बाद के चुनाव पर गौर करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 19 करोड़ कैश बरामद हुए। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 100 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई। नेता भी दबी जुबान से मानते हैं कि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। In politics also to as far as you ask our party it is right. लेकिन क्या नोटबंदी से काले धन पर लगाम लग पाएगी? क्या चुनाव में धनबल का असर कम हो पाएगा? सबसे ज्यादा ब्लैक मनी नेताओं के पास या तो व्यापारियों के पास होने के आरोप लगते रहे हैं। व्यापारी और नेता पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। जिन लोगों को धन बल की जरूरत पड़ती थी वो लोग जरूर अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने शायद अपने ही दल के लोगों से इस बारे में चर्चा नहीं करी। चंदा जो लिया जाता है बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टरों के द्वारा लिया जाता है। उनके ऊपर तो न जब फर्क है न आज फर्क है। बच्चों को खेले, हर कोई आदमी जो बड़ा आदमी था अनाप शनाप रिश्वत खाते थे, अनाप शनाप नेता लोग इकट्ठे करते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे। अब तो आम आदमी इलेक्शन लड़ेगा, छोटा आदमी इलेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ब्लैक मनी एक बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी से ब्लैक इकोनॉमी पर असर का अध्ययन हो रहा है। यूपी में सबसे बड़ा सवाल है कि इस फैसले का सियासी असर क्या होगा, किसका पल्ला भारी होगा और किसका कमजोर। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, मथुरा। नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सांसदों और विधायकों से कहा है कि वो कैशलेस सोसाइटी के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, कैशलेस क्लास लें। ऐसे में हेमा मालिनी, जो कि मथुरा की सांसद हैं, वो भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं हेमा मालिनी किस तरीके से न सिर्फ नोटबंदी को सही ठहराती हैं बल्कि मानती हैं कि इससे मथुरा और उसके आसपास के इलाके की तरक्की और बढ़ेगी। कैशलेस इंडिया का सपना, इसी सपने को पीएम मोदी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इन कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम में जुटी हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी। मथुरा में कैशलेस पाठशाला के जरिए हेमा मालिनी लेस कैश इंडिया के मिशन को गति देने की कोशिश कर रही हैं। चाय वाला, सब्जी वाला सब यूज करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट दे आर टीचिंग अस कि ये कैसा आपको यूज करना है। आप मोबाइल में रखिए, आपको उसको अपलोड कर लो, हो जाएगा। ये दे आर टेलिंग अस। So the गरीब जो बोलते हैं जनता, but they are faster than us. They have learned it much better than us. हेमा मालिनी का यही मानना है कि कैशलेस इंडिया के सपने से देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। अभी थोड़ी दिक्कत है लेकिन परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये असफल है। ये असफल बोलना बहुत इजी है, ये सफल है और बहुत जल्द से इसका अप्रूव करके दिखाएंगे। छोटे शहरों में गिनती होती है मथुरा की। ये मंदिरों का शहर, अहम टूरिस्ट स्पॉट है। दूसरे छोटे शहरों की तरह यहाँ भी डिजिटल ट्रांजैक्शन एक नया कदम है। मथुरा में कैशलेस पाठशाला में लोगों को कैशलेस इंडिया के लिए तैयार किया जा रहा है। ये SBI की मोबाइल वॉलेट सिस्टम है जहाँ पर आप कार्ड से 2000 रुपये तक कैश ले सकते हैं। ये सभी बैंकों में भी उपलब्ध है, ATM के अलावा उपलब्ध है। इसमें बहुत आसान काम है कि आप अपना कार्ड दीजिए, कार्ड को वो करेंगे, उसके बाद रकम डालनी है आपको। डालिए आप कितना रकम आप दे रहे हैं? 2000 रुपये। अब क्या करना है इसके बाद? अब इसमें अपना पिन नंबर डाल दीजिए। ये रसीद 2000 रुपये की आ जाएगी। थैंक यू।
और ये 2000 रुपये की रसीद से आप यहाँ पर कैश ले सकते हैं। पीएम के सपने को यहाँ बेचने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हेमा मालिनी अपने मिशन में कामयाब होंगी? क्या वो बीजेपी को मथुरा में सफलता दिला पाएंगी? विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, मथुरा। बिना मंदिरों के मथुरा की कल्पना करना अपने आप में बेमायने है, लेकिन नोटबंदी की मार क्या मंदिरों पर पड़ी है? भाई साहब, जबरदस्त असर हुआ है। मंदिरों पर कारोबार तो ऐसा लगता है कि ठप हो गया है। भगवान के लिए चढ़ावे में भी पुराने 500 और 1000 के नोट आ रहे हैं। आजकल भगवान को भी पूजने का तरीका बदल गया है, तो ऐसे में भगवान की सेवा के लिए जो ठेका दिया जाता है उसकी रकम भी घट गई है। पहले यह ठेका 34 से 36 लाख रुपए में दिया जाता था, लेकिन अब कोई भी पुरोहित इससे 24-25 लाख रुपए से ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है। भाई, चढ़ावा नहीं मिल रहा, लोग पैसे नहीं चढ़ा रहे। श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा को प्रदर्शित करने वाली रकम दान के तौर पर जो है वो नहीं है। गोवर्धन का गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर इसी मंदिर पर पड़ा है। ब्रज के ज्यादातर मंदिरों में भेंट सेवा का ठेका सालाना और महीने के हिसाब से उठता है। नोटबंदी के फैसले के बाद चढ़ावा कम हुआ है और भगवान की सेवा के लिए जाने वाले ठेके पर इसका सीधा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि कम चढ़ावे की आशंका से परेशान ठेकेदार बीच में ही ठेका छोड़कर फरार हो गए। ठेके की रकम कम की गई, नए सेवायत को ठेका दिया गया, लेकिन सेवायत पैसा चुकाने की गारंटी नहीं दे रहा है। अब के जो ठेका हुआ था तो हमारे पुजारी जी ने 34 लाख रुपए का ठेका लिया था, लेकिन पहले दिन ही उन्होंने नोटबंदी में भेंट सेवा का देख के पहले दिन ही उन्होंने छोड़ दिया था। गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर के साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे पर भी नोटबंदी का असर दिख रहा है। यहाँ भी चढ़ावा कम हुआ है। क्या जो दान मिलता है उसमें फ़र्क पड़ा है अमाउंट में? हाँ, करीब 20% प्लस माइनस होता रहता है। मथुरा की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है ये मंदिर। कहा जा रहा है कि नोटबंदी से मंदिरों में मंदी छाई है। मंदिर परिसर में भी जोर शोर से नोटबंदी के सियासी असर की चर्चा हो रही है। एक भी रसीद नहीं कट रही है, हमारी नहीं कट रही है। देखो, थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, बाकी की कोई परेशानी नहीं आई है। यहाँ पे इतने पब्लिक पे पैसा ही नहीं था। जिन पे ज्यादा पैसा था उन लोगों को परेशानी है, नॉर्मल आदमियों को क्या परेशानी है। नोटबंदी की नाउम्मीदी के बीच गुजरात से आया श्रद्धालुओं का जत्था कुछ अच्छे संकेत भी दे रहा है। जोश से लबरेज ये जत्था नोटबंदी के फायदे गिना रहा है। मोदी जी ने जो स्टेप लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और उसकी असर पड़ने वाली है। आगे 2 साल में आप देखोगे कि इंडिया बहुत ही आगे बढ़ेगा, उसका जीडीपी बहुत बढ़ेगा और आज पर प्रॉस्पेरिटी से बहुत बढ़ने वाली है। तो वी हैव टू वेट, वी हैव टू सफर फॉर सम टाइम टू हैव बेटर फ्यूचर। कहा जा रहा है कि मंदिर के चढ़ावे पर आयकर विभाग और प्रशासन की पैनी नजर की वजह से चढ़ावा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, मथुरा। अगर आप सिर्फ चढ़ावे की बात सोच रहे हैं या फिर वो जो कि मंदिरों के हुंडी में पैसे दिए जाते हैं दान के तौर पर, तो उस पर तो असर पड़ा ही है। गुप्त दान की बात क्या कहें, गुप्त दान पर तो जबरदस्त असर पड़ा है और यहाँ पर तो लोग गुप्त दान के नाम पर भगवान को भी चूना लगाते दिखाई दे रहे हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट दिए जा रहे हैं ताकि भगवान उन्हें बदल लें। भाई, हम क्यों जाएं बैंक? और उसके साथ साथ जो पूरा उद्योग जुड़ा हुआ है मंदिरों से, यानी कि चढ़ावे के लिए मिठाई, फूल, भगवान के लिए पोशाक, तमाम ऐसी चीज़ें, धंधा एकदम मंदा है। लोग पूजा करने जा तो रहे हैं, लेकिन हाथ में थाली नहीं है, बस हाथ है और हाथ जोड़कर ही प्रार्थना हो रही है। क्या मथुरा के मंदिरों में डिजिटल इंडिया हकीकत का शक्ल अख्तियार कर पाएगी? मोबाइल वॉलेट, डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या मंदिरों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगे? इस पर जोर शोर से बहस चल रही है। नई व्यवस्था में मंदिर खुद को कैसे ढाल पाएंगे? गुप्तदान की इन पेटियों का क्या होगा? कार्ड से गुप्तदान कैसे हो पाएगा? जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में परंपरा में गुप्त दान की परंपरा है कि भाई जो दान दे रहा है उसका जानकारी नहीं हो, तो वो नुकसान तो होगा ना। वो तो बराबर है साहब, वो नुकसान ऐसा होता है ना, जो जिनकी इच्छा। मशीन की आप बात कर रहे हो, मशीन के लिए तो आप जब होगा जब ग्रामीण बैंकों में कैश हो, जब कैश ही नहीं है पहली बात तो मशीन तो बहुत पीछे आएगी। नोटबंदी से मंदिर के चढ़ावे पर तो असर पड़ा ही है। जो उद्योग मंदिर पर निर्भर हैं, उनकी तो कमर ही टूट चुकी है। भगवान की पोशाक,
भगवान के श्रृंगार के लिए गहने तैयार करने वाले व्यापारी बहुत परेशान हैं। कैश नहीं है, धंधा कैसे चलेगा? बहुत असर पड़ा है, इतना असर पड़ा है कि हमारे यहाँ जो आने वाले ग्राहक कहूँ या टूरिस्ट कहूँ या दर्शन कर आने वाले जो यात्री कहूँ, पूरी तरह से गायब है। इससे लोड पहले बंद नहीं था, उससे पहले थोड़े हल्के हल्के काम चल रहे, उसके बाद में तो अब वैसा करार ऐसा हो गया बिल्कुल बंद सा ही है। मथुरा के लिए डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया की बात फिलहाल सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नई व्यवस्था में सब ढलने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाले दिन जरूर अच्छे आएंगे, सारी दिक्कतें दूर होंगी, व्यापार के अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, मथुरा। पुरानी कहावत है, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। भाई, भगवान के लिए भक्ति है लेकिन श्रद्धा अर्पित करने के लिए पैसे नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन पेट के लिए तो पैसे हैं। नोटबंदी हो या चाहे जो कुछ भी हो, मथुरा पहुंचकर अगर आपने पेड़े नहीं खाए तो फिर क्या फायदा। और ऐसे में हम आपको ये बताएं कि मथुरा का पेड़ा तो मशहूर है, लेकिन क्या आपने कभी सुना आलू की जलेबी? जी, आलू की जलेबी अगर आपने नहीं खाई तो भाई साहब आप मथुरा गए ही नहीं। आइए आपको लेकर दिखाते हैं कि आलू की जलेबी खाने का अनुभव क्या है, ये अनुभूति क्या है। ये मथुरा का देसी जायका है, ये आम जलेबी नहीं है। बनाने का तरीका तो वही है, लेकिन आपको बता दें कि ये मावे और मैदे से बनी जलेबी नहीं है। आमतौर पर जलेबी का इस्तेमाल प्रसाद के तौर पर नहीं होता, लेकिन गोवर्धन की ये जलेबी भगवान के चढ़ावे का हिस्सा है। ये आलू की जलेबी है। ये जलेबी कुछ खास है, ये जलेबी बनी हुई है आलू और दही से। इसे दूध घर का जो है हिस्सा माना जाता है, यानी कि इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी, क्या खास बात है इस जलेबी की जो आप इस तरह से बना रहे हैं इसको? ये जलेबी व्रत में चलती है और इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब महाप्रभु जी के जो सुपुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने इसका भोग लगाया तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को। विश्वास नहीं होता कि आलू की जलेबी भी हो सकती है। आलू का इस्तेमाल जलेबी बनाने के लिए भी हो सकता है। आखिर इस जलेबी की खासियत क्या है? क्या इसका स्वाद आम जलेबी से अलग होता है? मैदे और मावे की जलेबी और आलू की जलेबी का अंतर क्या है? आलू को उबाल के दही, दूध और अरारोट मिलाते हैं इसमें, और तब इसको फेंट के तब जलेबी बनाते हैं। और टेस्ट इसका वैसा का वैसा ही रहता है जलेबी जैसा? एज इट इज, 8 दिन खराब नहीं होती जलेबी। हाँ, मैं यहाँ तक लंदन तक पैक करके बेचता हूँ ये जलेबी। मथुरा के पेड़े की तरह आलू जलेबी तो मशहूर नहीं है, लेकिन ब्रज भूमि में इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन, मथुरा। जेब में पैसे हो या ना हो, इतने तो जरूर होंगे कि आलू की जलेबी खा लें। जलेबी खाइए, मस्त रहिए, बाकी कैश होता रहेगा। और भगवान के नाम पर तो ऐसे भी हाथ ऊपर उठाइए और भगवान आपके दिल में है। इंडिया वाई यूपी में फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।